हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन। तो ये जो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो आप जानते हैं लैंड का तो बहुत सारा यूज होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स, कल्टीवेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये जो लैंड यूज है इसकी कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि लैंड का यूज क्या होगा। फैक्टर्स डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न। तो फैक्टर्स में आप ये समझिए फिजिकल फैक्टर भी है, फिजिकल फैक्टर, और दूसरी ओर से ह्यूमन फैक्टर। यानी कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर को जाने तो क्या होते हैं फिजिकल फैक्टर, आप ये समझ सकते हैं जैसे मान के चले टोपोग्राफी, या आप ये बोल लीजिए सॉइल, या आप ये बोल लीजिए क्लाइमेट। और जो ह्यूमन फैक्टर है इसमें आप ये समझे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसके बाद ये मान के चले क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। तो मैंने आपको बताया कि लैंड के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में मैंने बताया टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट। तो आप बताएंगे इससे कैसे डिटरमाइन होता है कि लैंड का क्या यूज होगा। आप ये समझिए लैंड की जो टोपोग्राफी होती है, टेरेन जो होता है, या रिलीफ फीचर, पहाड़ है, प्लेन है, उसी हिसाब से उसका यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं जो टनल बनाए जाते हैं तो पहाड़ों पे बनाते हैं, प्लेन्स पे नहीं। प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन करना इजी होता है, रोड बनाना इजी, और प्लेन्स पे ये एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेशन करना भी इजी होता है। उसके बाद सॉइल आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आपने 8th में पढ़ा होगा, आगे भी आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर में। जैसे एलुवियल सॉइल होती है तो वो शुगर कैन हो, राइस हो, व्हीट हो, उनकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती। लेकिन जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए अच्छी होती। इट मींस सॉइल की जो टाइप होती है वो भी डिटरमाइन करती है कि हमने लैंड का कैसा यूज करना है। या आप सिंपल ये समझे जो सॉइल फर्टाइल होती तो उसमें कल्टीवेशन होगी, लेकिन जो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, जैसे एरिड सॉइल होगी, तो उसमें कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी। उसके बाद क्लाइमेट, तो आपको पता है डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं, वो क्लाइमेट के हिसाब से बनते हैं। तो इट मीन हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो भी क्लाइमेट के हिसाब से करते हैं। या आप सिंपल में ये समझे जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो आप देखना जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे स्लोप होता है छत को, लेकिन जहां पे बर्फ नहीं पड़ती वहां पे स्लोप नहीं होता। तो आप ये समझें कि कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जिन पे डिटरमाइन करता है कि लैंड का कैसा यूज होगा। उसके बाद होते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस मान के चले 1 किलोमीटर का एरिया है, ये मान के चले 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें कितने लोग रहते हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जितनी डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की उतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी, उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, और उतना ज्यादा फॉरेस्ट हमें कट करना पड़ेगा ताकि उस पर हम कल्टीवेशन करें। तो इट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है लैंड यूज क्या रहेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, क्या हम कैपेबल हैं किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे अभी आप जानते हैं कि कोयला होता है, कोल, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम उसको यूज नहीं कर पाते थे। या कोई भी मिनरल्स है जैसे आयरन हो रहे हैं,
उसको एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना अगर टेक्नोलॉजी है तभी तो पॉसिबल है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, टनल बनाते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बनाते हैं, तो वो तभी बना पाते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी हम कल्चरली क्या है, जैसे कल्चर के हिसाब से हम कहीं पे मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, या डिफरेंट हमारे कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए हम ग्राउंड बनाते हैं जिसमें रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईदगाह होती है इस हिसाब से, या जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनको हमारे कल्चर में पूजा जाता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की क्वालिटी क्या है, जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी उसी हिसाब से वो लैंड का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि लैंड यूज पैटर्न जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में मैंने बताया टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, और ह्यूमन फैक्टर में मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। या आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, यानी हमारे पास जो लैंड का डेटा है कि उसका क्या यूटिलाइजेशन है, वो डेटा अवेलेबल सिर्फ 93% का है, यानी 7% का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। अब आप बोलेंगे हमारे पास डेटा अवेलेबल इसमें से सिर्फ 93% का, तो 77% कहां पर है? तो उसमें आप जानेंगे जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, यानी आसाम के अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका डेटा हमारे पास नहीं है, फुली डेटा नहीं है। और दूसरा जो हमारा जे&के और लद्दाख का एरिया है, कुछ पाकिस्तान के पास है और कुछ जो है वो चाइना के पास है, तो इसका डेटा भी हमारे पास नहीं है। तो आप ये समझे कि हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन का जो डेटा है वो सिर्फ 93% का। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि 7% कहां पर है? तो हमने बोला कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका फुली डेटा हमारे पास नहीं है एक्सेप्ट आसाम, सिर्फ आसाम का, क्योंकि वहां की जो टेरेन है, जियोग्राफिकल रीजन काफी डिफिकल्ट है, उसकी सर्वे अच्छे से नहीं हुई। और उसके बाद जो हमारे जे&के और लद्दाख का एरिया है बहुत सारा पाकिस्तान और चाइना के पास है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इनके पास है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो डेटा है वो कितना है? 93% ही डेटा है। उसके बाद है हमारे पास पास्चर लैंड, हमारा जो परमानेंट पास्चर लैंड है। पास्चर लैंड होती है जिस पर हम ग्रेजिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो पास्चर लैंड है हमारी, ये डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो आप ये समझे कि हमारा जो पास्चर लैंड है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कैटल है, कैटल तो इंक्रीज हो रहा है, या कैटल को पालना इस पे हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर पास्चर लैंड घट रहा है तो हम कैटल को कहां पे फीड करवाएंगे? तो ये बहुत सारी चिंता है हमारे पास कि पास्चर लैंड जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और कैटल को उस पे सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये जो हमारा पास्चर लैंड है ये घट के आप ये मान के चले अबव 4% से 3% पर आ गया। तो इतना परसेंटेज आप ये समझे पास्चर लैंड का घट गया, जो चिंता का विषय। उसके बाद हमारे पास है नेट सोन एरिया,
ये जो नेट सोन एरिया हमारे पास है वो लगभग ये मान के चले अप्रोक्स या अबोव 45.5% इतना है। और हमारे पास बहुत सारी लैंड है, ये मान के चले वो फैलो है, छोड़ दी, कुछ करंट फैलो है, कुछ अदर देन करंट फैलो है, और बहुत सारी लैंड ऐसी हमारी कि उन पे अगर कल्टीवेशन करनी हो, क्या करनी हो, कल्टीवेशन करनी हो, तो उनकी कास्ट काफी हाई है। यानी अगर हमें बहुत सारी लैंड हमारी है जो फैलो है और उनमें से अगर बहुत सारी पे अगर हम कल्टीवेशन करें तो उस पे कल्टीवेशन करना या तो मुश्किल है या तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमने अपनी वेस्ट लैंड छोड़ी है, फैलो लैंड बोले या करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो बोले, अगर वो सब को जोड़े तो हमारा जो नेट सोन एरिया है वो अप्रोक्स 54% तक जा सकता है, 54% तक जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास नेट सोन एरिया अबोव 45.5% है, लेकिन बहुत सारा एरिया हमने फैलो छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया, वेस्ट लैंड है। तो अगर उसको भी हम कल्टीवेट करें तो नेट सोन एरिया जो है 54% तक हो सकता है। लेकिन आप ये ना सोचे कि हमारी कंट्री में नेट सोन एरिया हर स्टेट में सेम है, ये वेरी करता है। वेरी मीन्स अगर आप देखेंगे इंडिया में हमारा जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब वाले बोले या हरियाणा की बात कर ले आप, वहां पर नेट सोन एरिया अप्रोक्स 80% है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएं, अरुणाचल प्रदेश में जाएं या फिर मिजोरम में जाएं, तो वहां पे हमारा जो नेट सोन एरिया है वो 10% के आसपास देखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया, हमारे पास नेट सोन एरिया 45.5% के आसपास है, लेकिन जो वेस्टलैंड छोड़ी है, कल्टीवेटेड नहीं की, फैलो है, उसको भी जोड़े तो 54% के आसपास का है। उसके बाद मैंने बोला कि हमारी कंट्री में नेट सोन एरिया हर स्टेट में सेम नहीं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला पंजाब हरियाणा जैसी स्टेट में 80% के आसपास का एरिया जो है नेट सोन एरिया में आता है, जहां पर कल्टीवेशन होती है। और आप इसी के कंपैरिजन में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह में जाए तो वहां पे नेट सोन एरिया 10% के आसपास का ही मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट। तो अगर आप फॉरेस्ट को देखेंगे तो ये लगभग हमारे पास कितना है, 23.3%, कहीं पे 22 भी दिया होता है। तो आप ये मान के चले फॉरेस्ट जो है 23.3% है। हालांकि जो हमारी इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है वो 33% होना चाहिए। यानी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है उसके द्वारा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 33% आपके पास फॉरेस्ट होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो इकोलॉजी होती है वो बैलेंस में रहती है। ये आप ये मान के चले लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है, तो इस पे भी आपको होता है फॉरेस्ट एक क्लाइमेट को बैलेंस रखने के लिए कितना जरूरी है। तो वो एक कंट्री के पास हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, उसके अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए फॉरेस्ट, ताकि बैलेंस में रहे। लेकिन है कितना हमारे पास, 23% के आसपास। तो ये आप समझें कि हमारे पास एटलीस्ट 10% जो फॉरेस्ट है वो अभी भी कम है। तो फॉरेस्ट का कम होने का मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, रेनफॉल में डिस्टरबेंस हो सकती है, या आप ये समझिए कि पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वेस्ट लैंड है जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं, और बहुत सारी ऐसे जिन पे हमने रोड्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं,
इन पर्पस के लिए लैंड का यूज होता है। तो आपने देखा हमारे पास पास्चर लैंड है, हमारे पास नेट सोन एरिया है, फॉरेस्ट है, वेस्ट लैंड है, रोड्स बिल्डिंग्स वगैरह के लिए हमने लैंड का यूज किया है, जिसको बोलते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी लैंड का यूज हुआ है। तो ये था हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो आप देखें कि हम जो लैंड का यूज करते जा रहे थे ना, वो विदाउट एप्रोप्रिएट प्लानिंग या आप ये बोले टेक्नोलॉजी। मैंने क्या बोला, हम लैंड का यूज करते जा रहे थे विदाउट एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करके, कोई प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं करके, जिसकी वजह से लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो गई। तो लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हुआ। तो इट मींस हमें लैंड को यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के काजेस और उनको प्रोटेक्ट करने के मेजर्स। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के काजेस और मेजर्स, लेकिन उससे पहले हम एक लाइन पढ़ेंगे जो गांधी जी ने बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड पर नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी जो हमारे पास नेचर ने प्रोवाइड किया है वो इतना है कि हमारी नीड पूरी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि हमारी कभी ग्रीड पूरी हो, क्योंकि आप जानते हैं लालच कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको कोई एक चीज मिलती तो आपको दूसरे की तलाश होती है। तो इसलिए गांधी जी ने बताया है कि यहाँ पर हर किसी की नीड को पूरा होने के लिए रिसोर्सेस हैं, लेकिन ग्रीड को पूरा होने के लिए नहीं। क्योंकि आप जानते हैं हम लैंड यूज पैटर्न पढ़ रहे थे और लैंड का हम यूटिलाइजेशन बोले या यूज बोले करते जा रहे थे बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी मैनेजमेंट के। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड होती गई। आप समझ गए होंगे। तो उसके अलावा आप देखेंगे हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था, तो ब्रिटिशर ने भी हमारा यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज का या बाकी जो भी रिसोर्सेज थे उनका यूटिलाइजेशन किया, लेकिन अपने पर्पस के लिए। यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ। तो आज हम जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन के काजेस क्या है और मेजर्स क्या है। जो हमारी लैंड है डिग्रेड हो रही, उसकी क्वालिटी खराब हो रही या कम हो रही, उसके काजेस क्या है, और फिर पढ़ेंगे उसके मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन का जो पहला हम काज पढ़ रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट। आप ये समझे कि जब आप फॉरेस्ट को इतना कट करते हैं कि वो डिसअपियर हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे क्या हो जाता है कि हम प्लांट जब कट करते हैं तो प्लांट्स के साथ सॉइल लगी होती है, तो सॉइल पे फिर बाकी घास भी बनती है। लेकिन जब हम प्लांट कट करते हैं तो उसकी जड़ों ने जो सॉइल को होल्ड करके रखा, अब वो कैपेसिटी नहीं बचती। तो जब बारिश आती है तो उससे पूरी की पूरी लैंड जो है उधर की तबाह हो जाती है, जिससे फ्लड वगैरह आ सकते हैं, लैंडस्लाइड होती है। तो डिफॉरेस्टेशन से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो माइनिंग आपने सुना होगा, माइनिंग बोल लीजिए, क्वायरिंग होती है, लेकिन आप माइनिंग पढ़ लीजिए। माइनिंग आपको पता है जब हम किसी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग करते हैं, तो जो एक्सक्यूशन हमने की उसको बाद में ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि वहां पे पूरी की पूरी लैंड बाद में गिरना शुरू हो जाती है। तो माइनिंग भी एक बड़ा काज है जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। उसके बाद अगर आप तीसरा देखेंगे ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन का मतलब होता है कि आप अपने लैंड में जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं, और ये हमारे पंजाब वाले एरिया में काफी प्रॉब्लम है। ओवर इरिगेशन की वजह से वहां की लैंड जो है डिग्रेड हो गई, क्योंकि ज्यादा पानी देने से वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर सलाइन या एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छी नहीं बनती। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग। ओवर
ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, जब आप पास्चर लैंड पे अपनी कैटल लेते हो ग्रेजिंग करते हो, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग की जाती है तो फिर वो जो घास की जड़ें होती हैं उनको भी उखाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल काफी लूज हो जाती है और उस वजह से सॉइल इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हम जो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारी गंद जो है वो निकलती, जैसे पानी होता है उसमें प्लूटेंट भी होते हैं, और कभी कभार इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो गर्म होता है, और जब वो पानी आप रिवर्स में डालते हैं तो इस पानी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, रिवर्स का डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इस गर्म वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते, या ये बोल लीजिए अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, या तो पानी में पोल्यूशन हो जाता है, फिर वो पानी हम पियेंगे वो खराब हो जाता है। दूसरा ये कि इंडस्ट्री से बहुत सारा स्मोक निकलता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, और उसके अलावा इंडस्ट्री से बहुत सारी डस्ट निकलती है। आप एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे कहीं पे सीमेंट बनाया जा रहा है, तो सीमेंट जब बनाया जा रहा है तो बहुत सारा डस्ट जो है सीमेंट का वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो ये तो तय है कि वो एटमॉस्फेयर में फैल गया, आगे जाके कहीं तो सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये मान के चले पड़ोस के खेत में सेटल हो गया, तो सीमेंट वहां बैठने के बाद आपको पता है सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जिस लैंड पे वो पड़ा उसमें सेटल हुआ। अब इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी, चाहे पानी की हो ऑक्सीजन की हो, तो हमारी जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है, या आप ये मान के चले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब यही कि जो इंडस्ट्री से डस्ट या कूड़ा कचरा निकलता है वो पानी में मिक्स होके जाता है, लैंड को तबाह कर देता है। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे काजेस हैं जिनकी वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, कुछ नेचुरल होते हैं जैसे फ्लड आना, लैंडस्लाइड होना, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, लेकिन इतने बहुत हैं 1 2 3 4 5। अब आए हम पढ़ेंगे मेजर्स कि इनको हम कैसे बचाएं। तो एक मेन जो मेथड है वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आपको प्लांट लगाना स्टार्ट करना, जैसे डिफॉरेस्टेशन में प्लांट काट रहे थे तो क्या करना आपने फॉरेस्टेशन करनी, यानी प्लांट्स लगाने। तो प्लांट्स लगाने से जो डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम हो रही थी वो बाय नेचर ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर हम माइनिंग करते हैं तो हमने उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, या ये बोलिए रेगुलेट करना है। देखिए रियलिटी ये है कि हमें अगर डेवलपमेंट करनी है तो हमें लैंड का यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा, यानी हमें माइनिंग तो करनी ही पड़ेगी, खत्म नहीं कर सकते, ये तय है। क्योंकि अभी हमने बोला कि इंसान को ग्रीड होती, तो ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, इट मीन्स हमें माइनिंग करनी ही पड़ेगी। तो फिर कैसी माइनिंग करें, कंट्रोल वे में करें, रेगुलेट करें, यानी ऐसा ना हो कहीं भी कर लें, लैंड के बारे में कोई प्लान नहीं किया और एक्सक्यूशन कर देगी और बाद में छोड़ दिया पूरा तबाह हो गया, नहीं, हमें उसको थोड़ा रेगुलेट करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही करनी है। और जो ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग, उसको भी रेगुलेट करना है। रेगुलेट बोले या फिर कंट्रोल बोल लीजिए, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, हमें ओवर ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा आप शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं, और ये स्पेशल डेजर्ट वाले एरियाज में। शेल्टर बेल्ट का मतलब आपको पता होगा, जैसे जो एरिड एरिया होता है वहां पे जब विंड चलती है तो हमारी जो सॉइल होती है पूरी की पूरी निकल जाती है, सैंड ड्यून्स आपने सुनोगे वो सारे तबाह हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं विंड जब तेज चलती है। तो अगर हम क्या करें अपने एरिया में उसमें ऐसे प्लांट्स लगाएं, अगर आप लाइन में प्लांट्स लगाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट। तो इससे क्या होगा कि उस एरिया की जो सॉइल होगी वो इन प्लांट से मजबूत रहेगी, तो इसी को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो ये स्पेशली एरिड एरिया या जहाँ पे पहाड़ी होती है, थोड़ा स्लोप होता है, वहां पर भी आप स्लोप पर लगाएंगे तो आपकी जो सॉइल होती है वो थोड़ी मजबूत रहती है, सॉइल इरोजन होने के चांसेस जो होते हैं घट जाते हैं। इसके अलावा आप ये समझे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह आप कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आप करेंगे तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग करते हैं, वो आगे हम सॉइल में भी पढ़ेंगे। टेरेस फार्मिंग करते हैं, कंटूर प्लॉइंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप फार्मिंग होती है। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर लैंड डिग्रेड होने की काजेस हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के हमारे पास मेजर्स भी हैं। बस शर्त ये है कि हमें उन पे काम करना है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा कि लैंड डिग्रेड होने के काजेस क्या हैं और उसके मेजर्स क्या हैं। तो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।